क्षितिज पुस्तक का पाठ 3 सेनापति। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेनापति की जीवनी के विषय में। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले उनका जीवन परिचय। कवि सेनापति ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा कुछ अन्य विद्वानों ने सेनापति का जन्म संबत 1646 1589 ईस्वी माना है। कुछ अन्य विद्वान उनका जन्म संबत 1616 और 1559 ईस्वी मानते हैं। सेनापति ने स्वयं को अनूप बस्ती का निवासी बताया है। सेनापति के पिता गंगाधर दीक्षित माने जाते हैं। इसी प्रकार से सेनापति की मृत्यु का समय भी अनिश्चित है। उनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित माना जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं सेनापति जी की रचनाएं। सेनापति की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली रचना है काव्य कल्पद्रुम और दूसरी रचना है कवित्र रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम इनकी अप्राप्य रचना है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। केवल कवित्र रत्नाकर ही उनकी कीर्ति का आधार बनी हुई है। आइए अब हम पढ़ते हैं उनका साहित्यिक परिचय। सेनापति रीति काल के कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा रही है। सेनापति अपने प्रकृति वर्णन के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय रहे हैं। आपने प्रकृति को ही विषय बनाकर उसका आलंबन रूप में वर्णन किया है। सेनापति ने रीतिकालीन परंपरा के अनुसार नायकों का नक्षत्र वर्णन भी किया है। सेनापति श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण मिलता है। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। इस पाठ में संकलित 4 कवित्र रत्नाकर से लिए गए हैं। प्रथम कवित्त में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। दूसरे कवित्त में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का श्लेष के माध्यम से वर्षा के रूप में वर्णन किया है और तीसरे कवित्त में श्रावण मास के दृश्यों का वर्णन किया गया है। इसी के बाद जो चौथा और अंतिम कवित्त है उसमें शीत ऋतु से संबंधित वर्णन किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं पहला पद्यांश। वरन वरन तरु फूले उपवन वन। इन पंक्तियों में कवि सेनापति कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर वनों और उपवनों में भिन्न भिन्न रंगों वाले वृक्ष फूलों से सज गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। ये राजा वसंत की चतुरंगी सेना है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है। वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल अपनी मीठी वाणी में राजा वसंत का यशोगान कर रही है। गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। भोरे फूलों पर मधुर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने संगीतकार का रूप ग्रहण कर लिया हो। आवे आसपास पूपन की सुवास सोई। आसपास चारों ओर फूलों की खुशबू आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही तू। सरसों के फूल सोने के समान पीले लग रहे हैं और उनसे सुगंध आ रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। कवि सेनापति कहते हैं कि चारों ओर समाज में सुंदरता छाई हुई है और आज सभी प्राणी सुखी हैं। आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। सभी कह रहे हैं कि ऋतुओं का राजा वसंत आ रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पद्यांश। देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। कवि सेनापति कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के कारण पृथ्वी और आकाश चारों ओर से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीन तरवर सभी को रूप हर्यो है। गर्मी ने घास और वृक्षों को झुलसाकर उनके रूप को नष्ट कर दिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। चारों ओर जंगल में लगी आग का सा प्रकाश फैलता जा रहा है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है।
तपती हुई वायु से मानो शरीर की शिकाई हो रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, भयंकर रूप से तप रहे सूर्य के नीचे लोग नदियों में ही सुख पा रहे हैं। सीरी घन छा चाहे वो चित धर्यो है, बादलों की शीतल छाया सभी के मन को अच्छी लग रही है। देखो चतुराई सेनापति कविता कीजू, कवि सेनापति आगे कहते हैं कि उनकी कविता करने की चतुराई को सभी कविता प्रेमी देखें। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कार्यो है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा पद्यांश। दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घनघोर ते। सावन का महीना आने पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, सावन आने पर बादलों में बिजली चमकने लगती है, आकाश में इंद्रधनुष छा जाता है, काली घटाओं से मंद मंद बूंदें गिर रही हैं और साथ ही बादल घनघोर गर्जना कर रहे हैं। कोकिला कलापी कल कूजत हैं जित तित, कोयल और मोर अपनी धीमी आवाज में जहां तहां बोल रहे हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोरते, वर्षा की बूंदों से शीतल हवा के झोंके आ रहे हैं। सेनापति आवन कहियो मन भावन सो, कवि सेनापति कह रहे हैं कि सखी कह रही है कि मन को प्रिय लगने वाले कृष्ण ने मुझे आने का संदेश दिया था। लाग्यो तरसावन विरह जोड़ते, अब उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय उनके विरह में तरस रहा है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, हे सखी मिलने की इच्छा जगाने वाला सावन आ गया है। लग्यो है वर्षावन सलिल चहु ओरते, और चारों ओर से जल बरस रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका चौथा और अंतिम पद्यांश। शीत को प्रवल सेनापति कोपियो चढ़ियो दल। इन पंक्तियों में कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने जग जीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है। निवल अनल गयो सूरी सियराई के, इसके कारण अग्नि निर्बल हो गई है यानी कमजोर हो गई है और सूर्य ठंडा पड़ गया है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, बर्फ जैसी ठंडी हवा ही शीत की सेना द्वारा वर्षाए जा रहे भयंकर तीरों के समान है। रही है गरम भौन कोनन में जाई के, शीत के डर से गर्मी भी घरों के कोनों में जाकर छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरी रहे हैं, आग में तापने के कारण लोगों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं। ये सो लगाई रहे नैन सुलगाई के, आग के जरा सा सुलगते ही लोग उससे तापने लगते हैं। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छा राख्यो पाउक छिपाई के। ऐसा लग रहा है कि मानो आग को ठंड से डरा हुआ जानकर लोगों ने उसे ठंड से बचाने के लिए हाथ फैलाकर अपनी छाती की छाया में छिपा लिया है। अब आते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो आप मेरे वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है। इसका सही उत्तर है घ नंबर का वसंत। इसके बाद दूसरा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सुरचाप का अर्थ है। इसका जो उत्तर है वह है क नंबर का इंद्रधनुष। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें तीसरा प्रश्न है कविता में बंदीजन किसे कहा गया है। कविता में बंदीजन कोयल को कहा गया है। चौथे नंबर का प्रश्न है प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था। प्रिय ने वर्षा ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था। इसके बाद पांचवें नंबर का प्रश्न है ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है। ऋतु वर्णन में वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। इसके बाद जो हमारा छठा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न अंतिम प्रश्न है निवल अनल से क्या तात्पर्य है।
निवल अनल से तात्पर्य है कि ठंड बहुत अधिक बढ़ने के कारण आग की गर्मी भी कम जान पड़ती है।